वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मुल्क में एक बार फिर टेक्नोक्रेट सेटअप की बाज़गश्त होने लगी है कि मुल्क में जारी सियासी कशीदगी ख़त्म करने और मौशी बहरान हल करने के लिए माहिरीन की टीम आएगी। इस हवाले से जितने मुंह हैं उतनी ही बातें भी चल रही हैं, मगर इस मामले पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात ज़रूर हो रही है। तहरीक इंसाफ की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है कि गैर मुंतखब लोग अमरीका से टेक्नोक्रेट दरामद करके मसाइल हल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में सियासी और मौशी मसाइल एक हकीकत हैं जो इस वक्त तशवीशनाक मकाम पर खड़े हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या टेक्नोक्रेट हुकूमत से मुल्क में हालात बदल सकते हैं? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी आपकी जानिब आऊँगी, आपके ख्याल में क्या ज़रूरत आन पड़ी कि टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है एक मरतबा फिर से? आपने खुद ही कह दिया शाइस्ता कि शोशा है, और ये शोशा बाज़ औक़ात शोशा के लिए होता है, दिखाने के लिए, किसी को डराने के लिए, किसी को दौड़ाने के लिए। मेरा तो ख्याल ये है कि पाकिस्तान बरसों तक टेक्नोक्रेट्स के अंडर में रहा है, बरसों तक मेरा ख्याल है। गुलाम मोहम्मद से शुरू करें, आप अकाउंटेंट थे, वो वहाँ से शुरू करें और आ जाएँ माशाअल्लाह तक आ जाएँ, बल्कि महबूब अलग साहब, गुलाम इसाक खान साहब, ये सब टेक्नोक्रेट्स थे ना। ये तो इनके अंदर मेरा फिर माशाअल्लाह आ गए, वो सब टेक्नोक्रेट आ गए। फिर मुशर्रफ साहब आए, सब टेक्नोक्रेट आ गए। फिर और भी लोग आए, तो ये हुकूमत चलती रही, हमारे नाकाम होती रही। अब हमारा टेक्नोक्रेट बचे ही नहीं है, सारे टेक्नोक्रेट हमारी हुकूमतों में शामिल हो गए। इमरान खान साहब की हुकूमत में देखिएगा आप कि वज़रा थे, उनके साथ मुशीर जो थे वो टेक्नोक्रेट थे, उनके साथ मुशीरों के साथ मामून खुसूसी थे, वो टेक्नोक्रेट थे। तो टेक्नोक्रेट ने अपनी टेक्नोक्रेसी जो है वो बरकरार रखी है। 1919 से चल रहा है ये पूरी मूवमेंट। मिस्टर स्कॉट ने शुरू की थी कि टेक्नोक्रेट्स को होना चाहिए। अमेरिकी निज़ाम अगर आप देखें तो मेरी नज़र में टेक्नोक्रेट निज़ाम है वो, लेकिन वो इतना पाबंद है कांग्रेस का कि वो हिल नहीं सकता जगह से, वो टेक्नोक्रेट है। और उसको जितने मिनिस्टर, उनके सेक्रेटरीज होते हैं जिन्हें मिनिस्टर कहते हैं, वो बेसिकली टेक्नोक्रेट होते हैं वो, लेकिन उनकी अप्रूवल होती है जाके कांग्रेस में, उनका पूरा शजरा देखा जाता है, उनके कारनामे देखे जाते हैं, काम देखे जाते हैं, गारंटीज ली जाती हैं उनसे हल्फ होता है वगैरह वगैरह। हिंदुस्तान में जय शंकर वजीर खारजा हैं जो 1991 में 2019 में शामिल हुए बीजेपी में, वो टेक्नोक्रेट हैं। खारजा तो हर हुकूमत में, इस हुकूमत में भी कुछ टेक्नोक्रेट हैं। और इस हुकूमत पाकिस्तान में ये तजर्बा नाकाम रहा, उसी तरह जिस तरह बांग्लादेश में जजों की टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम हुई। इस वक्त मुझे लगता है लातीनी अमेरिका में कहीं पर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट होगी, शायद होगी। हमारे इलाकों में तो कहीं पर नहीं, क्योंकि ये आते हैं चले जाते हैं और फिर दोबारा अपने एक्सपेरिमेंट, लेकिन होते काबिल लोग हैं एक हद तक, अपना तजर्बा, अपना इल्म, यूनिफोकल होते हैं, एक तरह से सोचते हैं, एक डब्बे में होता है, एक डब्बे में होता है। तो मेरा ख्याल है कि शोशा है, इसमें और कुछ नहीं है। और एनबीसी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये तजुर्बा नाकाम रहा, तो आपको लगता है कि आइंदा ये तजुर्बा कामयाब रहेगा? अगर हुआ तो नाकाम हो जाएगा। ठीक है, आपके ख्याल में ये आइंदा भी कामयाब नहीं हो पाएगा, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में टेक्नोक्रेट्स के पास ऐसा कौन सा जादू है जो ये तासुर दिया जाता है कि यही हैं जो बस मुल्क को बहरान से निकाल देंगे? देखें, बात यह शाइस्ता के आपके मुल्क में जमहूरियत चल रही है, इतने अरसे से चल रही है, 15 साल से तो कम अज कम कंटिन्यूस चल रही है। व्हाट हैव दे डिलीवर्ड? और इसमें MNA MPA किस तरह के आते हैं, उनके करैक्टर्स क्या होते हैं, उनकी अप्रोच क्या होती है, उनकी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, और रिटर्न वो क्या मुल्क से लेते हैं, मुल्क की तबाही क्या करते हैं, वो भी हमारे सामने नजर आ रहा है। और इसलिए मैं तो ऑनेस्टली पर्सनली आई फील के प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो है वो एक जमहूरियत है और बड़े मुल्कों में सक्सेसफुल तरीके से चल रही है। उसमें 22 करोड़ अवाम में से आपने चुनने होते हैं सिलेक्टिव, जो आपके टेक्नोक्रेट्स होते हैं या आपके मशीर होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं जिनको आप, और वो पाकिस्तान में आई वुड सजेस्ट कि वो ज़्यादा होने चाहिए, जिनको पाकिस्तान के हालात का, पाकिस्तान की मौशी हालात का, पाकिस्तान की इन्वायरमेंट्स का सब पता होता है। ये आई एग्री कि बाहर से लोग नहीं आने चाहिए, बल्कि विद इन पाकिस्तान सेलेक्ट करने चाहिए। अब इस वक्त यहाँ पर कोई इसके लिए तैयार नहीं है,
तो ये बताएं इस वक्त जो हमारे पॉलिटिशियन का हाल है, हमारी इकॉनमी का हाल है, क्या किसी ने कोई कोशिश की पॉलिटिशियन ने कि इसको हालात को ठीक करे? मुल्क एक बिल्कुल कॉर्नर में जा रहा है, बंद गली में जा रहा है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम काउंटर ब्लेम कर रहे हैं। किसी को फिक्र है कि पाकिस्तान के क्या 6 महीने के बाद क्या हालात होंगे, या पाकिस्तान को उन्होंने रोड मैप दे सके कि 1 साल के बाद ओके हम बैठते हैं, पाकिस्तान की आवाम को बता देते हैं कि ये हमारा रोड मैप है, हम इस पर मुत्तफिक हो गए हैं, ताकि पाकिस्तान की आवाम को, दुनिया को और हर एक को पता हो कि पाकिस्तान में आए क्या हालात होने, ताकि एक कारोबार जिंदगी चल सके। वो भी किसी को फिक्र नहीं है। मैं ऑनेस्टली आई फील कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट में एनबीसी हैज हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, देयर इज नो इशू। मेरा अपना नुक्ता नजर है कि टेक्नोक्रेट इज नॉट अ बैड आइडिया, इसलिए कि एक दफा एक आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अब कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ये इट इज देयर डोमेन टू फाइंड इट आउट। एज ए इंडिविजुअल पाकिस्तानी मैं फील करता हूँ कि टेक्नोक्रेट कर आ जाते हैं और 2 साल के लिए रहते हैं, ताकि फिर ये मैस खत्म करें। आप सिस्टम करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का करें, आपकी कैसे लोगों को लेकर आना है वो करें, MNA MPA किन्होंने होना है उनका देखें, किस किस्म के होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन कैसा होना चाहिए, सारी चीजें सॉर्ट आउट करने के बाद उसके बाद इलेक्शन करें, वो भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म लेके जाएं। मेरे ख्याल में ट्राई करने में हर सिस्टम को जरूर एक कोशिश करनी चाहिए, हमें फिक्स नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए जो बहुत बेहतर सिस्टम हो हमें वो अडॉप्ट करने की जरूरत। ठीक है, यानी आप टेक्नोक्रेट सेटअप के फेवर में हैं, आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास नॉर्मली जो लोग हैं, आम आवाम, उनको सिर्फ सियासतदानों का पता है, टेक्नोक्रेट क्या होता है, कौन होता है, वो नहीं जानते। आप किस तरह से डिफाइन करेंगे टेक्नोक्रेट को, और पाकिस्तान में कौन है जो इस डेफिनेशन पर पूरा उतरता आपके ख्याल में? मैं शायस्ता, जहाँ से ब्रिगेडियर साहब ने बात ख़त्म की, मैं वहीं से बात को शुरू करूँगा कि कोई एक निज़ाम वो कोई मुसल्लमा हकीकत नहीं है, ना ही कोई निज़ाम दुनिया में वो इलाही निज़ाम होता है। कोई डिवाइन सिस्टम नहीं है दुनिया के अंदर, या किसी इल्हामी या आसमानी सहीफ़ा में नहीं लिखा हुआ कि ये सदारती निज़ाम है, ये बादशाहत है, ये फ़लाँ निज़ाम है, इसके ऊपर दुनिया चलेगी। कुछ गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं जो मज़हब ने भी दिए हैं, और जो आपकी डेमोक्रेसी या जो दुनिया में पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व हुए हैं उन सिस्टम्स ने भी दिए हैं। अब अगर आप जमहूरियत को उठा के देख लें तो हमारी जमहूरियत मुख्तलिफ है, इंडिया में जमहूरियत मुख्तलिफ है कदरे, बरतानिया में उससे भी मुख्तलिफ होगी। अगर आप बाकी मुल्कों के साथ कंपैरिजन करेंगे तो वहां पे भी फर्क होगा। आप चाइना में देखें, वहां एक सिंगल पार्टी सिस्टम है। आप अगर सदारती निज़ाम को उठा के देखें तो अमेरिका का सदारती निज़ाम मुख्तलिफ है, फ्रांस का सदारती निज़ाम मुख्तलिफ है। यानी अमेरिका में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, फ्रांस में प्रेसिडेंट भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है। एक जमाना था जब फ्रांस में 7 साल का सदारत का निज़ाम हुआ करता था, फिर जब यॉर्क शिराक प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने उसको तब्दील करके उसको 5 साल पर लेकर आ गए। सो दुनिया के हर मुल्क के अंदर मुख्तलिफ निज़ाम सियासत मौजूद है। इसका मतलब यह है कि, और वो उनमें से बहुत सारे निज़ाम कामयाब है और बहुत सारे निज़ाम नाकाम है, ये कामयाब नहीं हो सके। इसका मतलब है कि जमहूरियत ने भी कोई एक तारीफ नहीं बयान की कि ये फलां पॉलिटिकल सिस्टम जो है, या जमहूरियत का जो फलां स्ट्रक्चर है, या जो फलां ऑर्गेनोग्राम है, ये आइडियल है, इसी के ऊपर आप चले। सबने तजर्बात किए खित्तों के हिसाब से, मसाइल के हिसाब से, तारीख के हिसाब से, और उन्होंने अपना निज़ाम एक इवॉल्व किया। अब हमारा निज़ाम जो है, हम इसको लाख इसकी तारीफें करें, हम लाख इसके साथ चिमटे रहें, जुड़े रहें, कुछ भी कर लें, यह बात साबित और मुसल्लमा हकीकत है कि यह निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा। और कोई मुजायका नहीं है कि इस निज़ाम के अंदर कोई अच्छी तब्दीली लाई जाए, इस निज़ाम के अंदर कोई बड़ी सर्जरी की जाए। अब ये जो टेक्नोक्रेट के जिक्र होता है हमेशा, ये उस वक्त आता है सामने जब पॉलिटिकल सिस्टम्स आपके नाकाम हो जाते हैं। आपको याद होगा इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी टेक्नोक्रेट सिस्टम की और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात हुई थी। ये 9 महीने आपने देख लिए नाकाम तरीन, 0/0। इमरान खान साहब के 3.25 साल आपके पास हैं, नाकाम तरीन 0/0। उससे पहले यानी 2007 से, जो जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि अगर हम सिर्फ 15 साल को सामने रखें, माजी में ना भी जाएं, तो पीपल्स पार्टी के 5 साल आप देख लें, क्योस से भरे हुए 5 साल, उसमें करप्शन स्कैंडल्स, उसमें आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी जनरल कियानी को, उसमें वुकला के साथ महाजर आई। फिर आप नवाज शरीफ साहब का 2013 से 18 का देख लें, वो भी कोई आइडियल दौर नहीं था। तो टेक्नोक्रेटिक सिस्टम की जब बात की जाती है, और जो आपका सवाल था मैं उस पर शॉर्टली कमेंट कर दूं कि वो कौन लोग हैं जो टेक्नोक्रेट की तारीफ के अंदर या उस जुमरे में आते हैं। ये बेसिकली वो लोग शुमार किए जाते हैं। इसकी भी कोई ऐसी मुस्तनद डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन जो अमूमी डेफिनेशन इसकी है वो ये कि वो लोग जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप
अगर हेल्थ केयर के अंदर बात करते हैं तो आपका आज हेल्थ मिनिस्टर कौन है? आज हेल्थ मिनिस्टर का नाम तो देखें क्या है, उसका प्रोफाइल क्या है। कादर पटेल साहब जो हैं उनका पस मंजर क्या है, उनके ऊपर सियासी किस किस्म के मुकदमात रहे, उनके ऊपर कैसे कैसे दाग लगे हैं, वो आपके आज हेल्थ मिनिस्टर हैं। ठीक, तो टेक्नोक्रेट जो होगा वो बजाते खुद हेल्थ का एक्सपर्ट होगा। इसी तरह मुख्तलिफ शोबों के जो माहिरीन होंगे वो आके मुख्तलिफ वजारतों को संभालेंगे। अगर आप किसी ऐसी नीयत से ये निजाम बनाते हैं कि आपके सियासतदान चूंकि पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, उनकी मजबूरियां होती हैं, अवाम के सामने उनको फेस करना पड़ता है, वो सख्त फैसले नहीं कर पाते, तो वो फैसले आप फिर टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट से करवा सकते हैं। आप निजाम को ठीक करें 2-3 साल में, उसके बाद आप फेयर मुल्क में इलेक्शन करवाएं और मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दें। ठीक है, यानी आप भी टेक्नोक्रेट सेटअप की फेवर में हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, जैसा कि अमीर अब्बास ने कहा कि अगर तो ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा तो फिर तो टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाना चाहिए कम से कम 2 साल के लिए, क्या आप इत्तेफाक करेंगे? फिर आपने 2 साल बाद दोबारा इन्हीं सियासतदानों के हवाले करना है मुल्क? मेरा मतलब है आप कह रहे हैं कि 2 साल के लेकिन कम से कम वो जो सिचुएशन है 2 साल के बाद दोबारा इन्हीं सियासतदानों के हवाले कर देंगे, दोबारा जो क्राइसिस अब है वो इंतखाबात कराएंगे तो फिर यही लोग आ जाएंगे ना। नहीं, 2 साल बाद इंतखाबात कराएंगे तो फिर यही लोग दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे। वो तो आपने 10-10 साल मार्शल लगाकर देख लिया, जब भी आप इंतखाब कराएंगे यही लोग जीत कर वापस आ जाएंगे। ना आपका मार्शल उन्हें रोक सकता है, ना टेक्नोक्रेट हुकूमत उन्हें रोक सकती है। वैसे ऑन अ लाइटर नोट ये एक पॉसिबिलिटी है कि टेक्नोक्रेट सेटअप लाके कोई एकेडमी बना दी जाए और फिर वहां पे तमाम सियासतदानों को भेज दिया जाए ताकि वो जो है ना सही तरीके से पॉलिश होकर जो है और सही तरीके से वॉश होकर आ जाए। मेरे ख्याल में एकेडमी बनाने की तो जरूरत नहीं है, इन सबको गोली मार दी जाए। जितनी आप लोग इनके खिलाफ रोज नफरत फैलाते हैं, सवाल ये है कि मैं कहता हूं जी ये जमहूरी निजाम काम नहीं कर रहा। मुजम्मिल साहब ये इसको बदलने का क्या तरीका होगा? नहीं, हम नफरत बिल्कुल नहीं फैला रहे किसी के खिलाफ। नहीं, ये जमहूरी निजाम काम नहीं कर रहा तो इसको बदलने का क्या तरीका है? इसका बदलने का भी एक तरीका है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएं और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंतखाबात हों जो नया आइन बना सकती हो, और वो नया आइन बनाकर ख़त्म हो जाए और नया हो। जो आइन में तरीका है, आप सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं, आप आइन में तरमीम करना चाहते हैं, उसके नया निज़ाम, उसके रास्ते आइन में लिखे हुए हैं, मौजूद हैं। लेकिन अगर आप किसी बंद कमरे में बैठकर ये तय करना चाहते हैं कि अब हम ये वाला निज़ाम ट्राई करेंगे, तो शायद लोग उसको कबूल नहीं करेंगे। देखें, इस मुल्क में शौकत अजीज़ भी टेक्नोक्रेट थे, मोइन कुरैशी भी टेक्नोक्रेट थे, हफीज़ शेख भी टेक्नोक्रेट हैं, शौकत तरीन भी टेक्नोक्रेट हैं, ये आमिर रज़ा बाकर साहब जो स्टेट बैंक के गवर्नर लाए वो भी टेक्नोक्रेट थे। मेरा मतलब है कि हमने इस मुल्क को सियासतदानों के हाथ कम और टेक्नोक्रेट्स के हाथ ज़्यादा दिया है। ये कोई कंपैरेटिव एनालिसिस निकाल ले तो इस मुल्क में टेक्नोक्रेट का जो इक़्तिदार है वो सियासतदानों की निस्बत बहुत कम है। इमरान खान का जो 4 साल हाइब्रिड दौर रहा है, जिसमें अब आज इमरान खान भी रोते हैं कि आगे मेरी शक्ल थी, पीछे कोई और था, मैं तो बिल्कुल एक पुतली तमाशा था, मेरे तो हाथ, मैं तो डुगडुगी पे नाच रहा था। तो वो डुगडुगी टेक्नोक्रेट्स ही थे जो उनको दिए जाते थे कि आपके इस डिपार्टमेंट में ये टेक्नोक्रेट चलाएगा, आपका हेल्थ ये चलाएगा, आपका FBR ये चलाएगा। इमरान खान के पास तो कोई टीम नहीं थी, उनके पास तो अपना फिनांस मिनिस्टर पहले 15 दिन में बोल्ड हो गया था, दूसरा वो अमाद उसको लगाए तो वो भी 7 दिन में बोल्ड हो गया। उनकी अपनी जमात के पास तो फिनांस मिनिस्टर ही नहीं था। टेक्नोक्रेट्स ने चलाया वो 4 साल मुल्क, हमारे सामने है। लिहाजा ये तजर्बा बार बार नाकाम हो चुका है टेक्नोक्रेट्स का। उन्होंने पाकिस्तान को इन सियासतदानों से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, यानी आपके ख्याल में टेक्नोक्रेट से पाकिस्तान को सियासतदानों से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, NBC का कमेंट ले लूं फिर आपकी जानिब आती हूं। जी NBC। देखिए, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूं कि इस मुल्क में कई बार टेक्नोक्रेट्स आए, पूरी हुकूमतें आई और बहुत तवील अरसे के लिए आई। 90 दिन का वादा करके आए थे जनरल ज़िया-उल हक साहब, और उसके बाद उन्होंने कहा हम टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनाएंगे, बना दी इन्होंने। इस मुल्क का साथ क्या हुआ उसके बाद? आप देखिए, इमरान खान साहब की जो पिछली हुकूमत थी उसमें बहुत मोहतरम लोग थे और उन मोहतरम अफराद के साथ टेक्नोक्रेट लगे हुए थे। मैं कोई नाम भी लूँगा, जैसे अमीर ने नाम लिया है, मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता क्योंकि बुरी बात है ये।
तो बहुत से मुशीर थे और बहुत से मुशीरों के नायब मुशीर भी थे और बहुत से नायब मुशीरों के भी असिस्टेंट लगे हुए थे, टीम थी, फौज फर्रा थी, एक इधर भी है सूरत हाल। तो ये मसले का हल नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि हम लोग कुछ और सोच रहे हैं। हम लोग ज़ाहिर से मुराद ये है, हमारा पैनल नहीं, जो ये शोशे छोड़ रहे हैं वो कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और सोचना चाहते हैं। शायद वो किसी से जान छुड़ाना चाहते हैं। मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। जोग्राफिया इस तरह का है कि यहाँ किसी से आप जान छुड़ा नहीं सकते। वो आपको कम्बल हो जाएगा, आपके पैरों को पकड़ के आपको घसीट देगा वो। तो ये मेरा ख्याल है कि रिफॉर्म्स करें, बैठे, हम बार बार यही बात करते हैं कि बैठे बात करें, रिफॉर्म्स करें, एक बार तय कर लें आपको निज़ाम क्या चाहिए। सदारती निज़ाम चाहिए तो अयूब खान का निज़ाम आपके सामने है। सदारती निज़ाम चाहिए तो ज़िया-उल हक का निज़ाम आपके सामने है। सदारती निज़ाम चाहिए तो मुशर्रफ का निज़ाम आपके सामने है। सब है। प्राइम मिनिस्टर का निज़ाम भुट्टो साहब से आ जाए, नूर अमीन से आ जाए, नाजिमुद्दीन से आ जाए, फिर अदालतों को तो ठीक करेंगे ना आप, अदालतों को भी ठीक करेंगे। अब देखिए मैं उस इलाके में जा रहा हूँ जहाँ आप डर जाएंगी, जहाँ हम डर जाएंगे तो मैं पीछे हट जाता हूँ। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि एक मर्तबा बैठ जाएं और रिफॉर्म्स कर लें और तय कर लें कि हमें कौन सा निजाम चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं नहीं बैठूंगा, ये क्या तुक है? जो नहीं बैठे ना बैठे, आप अपना काम करें, रिफॉर्म्स करें, अप्लाई करें और बहुत ईमानदारी के साथ कर लें। ईमानदारी से करेंगे तो फायदा भी हो जाएगा। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब देखें, बात ये नहीं है, बात मैं ये कर रहा हूँ कि हमें ये समझना चाहिए कि पिछले 50 साल से पार्लियामेंट्री प्लस जो मिलिट्री का रूल है, ये सिस्टम चलता रहा है, बुरी तरह नाकाम हो गया। कोई हमें पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड वे आउट एंड इन मोर पॉजिटिव वे। वट एवर वी आर डिस्कसिंग, इट इज़ जस्ट अ डिस्कशन। ये कोई मेरे या अमीर अब्बास के या मुजम्मिल साहब या NBC कहने से ये बात नहीं होनी है। हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए वी मस्ट ट्राई समथिंग एक्स्ट्रा जो मुल्क को इस मुसीबत से निकाले और इस पे अच्छे पॉलिटिशियन आए, जो कि अगर आपके MNA MP आप देखें ना जब आते हैं उसके वो कैसे ब्लैकमेल करते हैं। जी मुझे ये मिनिस्ट्री, अभी आपके सामने देख लें 80 मिनिस्टर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, हर एक आपने रखा हुआ है। इज दिस अ सिस्टम रिक्वायर्ड? क्या 80 लोग इस मुल्क को चला सकते हैं इस तरीके से? एक मैं तो कहता हूँ मुल्क में रेफरेंडम कराएं, आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं। डू दे वांट टेक्निकल गवर्नमेंट और दे वांट प्रेसिडेंशियल सिस्टम? देखें, जब आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चले जाते हैं आप ब्लैकमेलिंग से खत्म हो जाते हैं। MNA MPs आर ओनली देयर टू लेजिस्लेट, कानून साजी, नथिंग एल्स। प्रेसिडेंट को पूरे पाकिस्तान की आवाम ने चुनना है। तो इसलिए मैं ये बात करता हूँ, लाइफ को टेक्निकल लगाते हैं, सारे रिफॉर्म ठीक करें, जितने सिस्टम को क्लियर करें, देन फॉर्म गवर्नमेंट जो भी बनानी है अवाम की मर्जी से, रेफरेंडम से बनाएं, प्रेसिडेंट बनाएं और उसके बाद लेके चले। देयर इज नो हार्म टू ट्राई, बजाय इसके कि हम एक सिस्टम को लकीर पीटते जाएं। ठीक। मुजम्मिल साहब और वर्दी साहब, आप चूंकि इस सेटअप की फेवर में नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या कुछ ऐसा है जो कि हुकूमत आवाम से इस वक्त छुपा रही है और हमारी मईशत कहाँ खड़ी है, इसके बाद मैं आपकी जानिब आती हूं। अमीर, देखिए मेरी बात सुने, मईशत हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। 71 में जब ये आइन बना तो मुल्क 2 लख्त हो चुका था और हमने इस मुल्क को 2 लख्त करने के बाद ये आइन हासिल किया और हम एक निज़ाम हुकूमत पर पूरी कौम मुत्तफ़िक हुए। कितनी बड़ी कीमत अदा की हमने इस निज़ाम को हासिल करने के लिए और इस आइन को हासिल करने के लिए। आज जो लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं वो इसके पीछे उस कीमत को ज़रूर भूल जाते हैं कि जब तक हमारे पास आइन और ये सब कुछ नहीं था तो हम उस तनाज़े में 2 लख्त भी हो गए और अगर आज हमने एक दफ़ा फिर ये खो दिया तो दोबारा कुछ सानिया हो सकता है। बाकी जहाँ तक हमने उसके बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी को अनबीटेबल बनाया, एटम बम बनाया, वॉर इंडस्ट्री पर इतने पैसे लगाए कि आज हम दिफाई तौर पर बहुत मुस्तहकम हैं। ये 71 के बाद इसी निज़ाम की पैदावार है ना, ये एटम बम और ये सब कुछ इसी पार्लिमानी निज़ाम ने आपको दिया है। अब बात है कि आज हमारी इकॉनमी जहाँ खड़ी है इसके लिए एक चार्टर ऑफ इकॉनमी की ज़रूरत है, इसके लिए कुछ अनपॉपुलर डिसीजंस की ज़रूरत है जो मिलकर करने होंगे। कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी और सियासतदान सड़कों पे खड़े होंगे, वो टके का फैसला नहीं कर सकेंगे। ये फैसले भी इन सियासतदानों ने मिलकर करने हैं। इस मुल्क में कौमी यकजहती की एक राय बनानी पड़ेगी, हवा बनानी पड़ेगी। जो नाराज के रूठा हुआ बैठा है उसको समझना पड़ेगा कि उसे पार्लियामान में आना है, ये पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान के लिए उसे पार्लियामेंट में आके पाकिस्तान की जरूरत है। एक माशी
पैकेज तय करना पड़ेगा जो ठीक है, तमाम हुकूमतों से आपका बड़ा पॉइंट हो। आ गया मुजम्मिल साहब जी। अमीर अब्बास। शाइस्ता, मैंने कादर पटेल साहब का नाम लिया तो चुगताई साहब ने कहा कि जी वो नाम लेना अच्छी बात नहीं है, किसी की तौहीन नहीं करनी चाहिए। एक तरफ वो जमहूरियत के दाई बन रहे हैं चुगताई साहब और वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ जमहूरियत ही मुझे हक देती है कि मैं अपने अवामी नुमाइंदे का, मैंने उनको कोई गाली नहीं दी, मैंने उन्हें कोई बुरा भला नहीं कहा, मैंने उन पर अगर तनकीदी लहजे में मैंने बात की तो मुझे जमहूरियत ही हक देती है और मुझे वो हक देने को तैयार नहीं है कि मैं ये बात नहीं, मैं नाम भी उनका ले दूं। यानी एक तरफ आप जमहूरियत की कह रहे हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए, दूसरी तरफ मुझे जमहूरी हक भी इस्तेमाल करने नहीं दे रहे, उस पर भी आप तनकीद कर रहे हैं। देखें, मुजम्मिल साहब ने जो कहा, अब जरा देखें, क्या इस हुकूमत में टेक्नोक्रेट्स नहीं है? क्या इमरान खान की हुकूमत में टेक्नोक्रेट्स नहीं थे? क्या उससे पहले जो 2 हुकूमतें आई उनमें टेक्नोक्रेट्स नहीं थे? अभी इरफान कादर कौन है? नॉन इलेक्टेड शख्स है ना, स्पेशल असिस्टेंट है शहबाज शरीफ के, क्या है? टेक्नोक्रेट है, एक लॉयर है, एक प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट है। आहद चीमा एडवाइजर है शहबाज शरीफ के, नॉन इलेक्टेड शख्स है, काबीना का हिस्सा है, क्या है? वो टेक्नोक्रेट है, वो एक ब्यूरोक्रेट है। अमीर मुकाम क्या है? एक नॉन इलेक्टेड शख्स है, एडवाइजर है शहबाज शरीफ का। फहद हुसैन कौन है? एक टेक्नोक्रेट था, सहाफी था, आज स्पेशल असिस्टेंट है शहबाज शरीफ का। सारे के सारे सियासतदान टेक्नोक्रेट्स को लेकर आते हैं, ये हुकूमत भी टेक्नोक्रेट्स को लेकर आई है। आदि आप जमहूरियत के नीचे लाके टेक्नोक्रेट्स बिठा दें फिर तो ठीक है, अगर टेक्नोक्रेट्स उस तरह से आ जाए तो वो गलत है। पता नहीं किस किस्म का छोरा प्यार हमने बना रखा है। ठीक है, ठीक है। एनबीसी जनाब, पहली बात तो माफी मांगता हूं कि अब्दुल कादिर पटेल के नाम पर मैंने एतराज कर दिया। आप 100 बार नाम लें उसका यार, 100 बार बाहर आई, 100 बार वो गाना भी सुन लीजिएगा, 100 बार खिजा आई। तो इस मुल्क में खिजा आती रही है और उस खिजा को ना आप रोक सके ना कोई फौजी रोक सका। और पिछला अगर आप देखें ना, शिजरे निकाल कर टेक्नोक्रेट्स और बिल्कुल खानदानी लोग, अशराफिया, ऐसे लोग जिनके पर शुबा नहीं हो सकता था, उनकी मजलिस शूरा बनी थी, उनकी मजलिस शूरा एक बनी थी। जनरल मोहम्मद जियाउल्लाह, अगर नाम लेने की इजाज़त हो, मेरा जुबान ना काट दी जाए, तो जनरल मोहम्मद जियाउल्लाह ने वो इंतखाबात कराए थे। वो इंतखाबात बगैर पार्टी के थे, उसमें नॉन पार्टी बेस पर इंतखाबात हुए थे और हर फर्द का शजरा चेक किया गया था बकौल जनरल जिया के सब शजरा वाले लोग हैं, सब खानदानी लोग हैं, सब जानने वाले, काबिल। काबिल वो मजलिस शुरा, उस मजलिस शुरा ने क्या किया पाकिस्तान के जी? क्या नहीं, एक मिनट चाहिए। उस मजलिस शुरा ने क्या किया पाकिस्तान के साथ? उसके बाद मुशर्रफ साहब जो आए, ये हुकूमत भी टेक्नोक्रेट्स की है। देखें, इस मुल्क के अंदर कोई हुकूमत ऐसी नहीं थी जिसमें टेक्नोक्रेट ना हो। तो जब वो आते हैं तो उनको नीचे रहने दीजिए, वरना अमरीकी आइन वो बना लीजिए और अमरीकी आइन अडॉप्ट करके उस पर अमल कर लीजिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास वक्त कम है, दरअसल मुझे ब्रेक भी लेनी है और आप सबकी अपनी राय है, सभी की राय हमारे लिए काबिल एहतराम है। और अगर हमारे एनालिस्ट के तज्जिए से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो उन सब के बिहाफ पे मैं आप सबसे माजरत खा हूँ। यही सवाल जब हमने सोशल मीडिया सार्फिन के सामने रखा कि मुल्क में एक बार फिर टेक्नोक्रेट सेटअप की बाज़गश्त है, तो क्या टेक्नोक्रेट हुकूमत से मुल्क में बेहतरी आ सकती है? 46% लोगों का मानना यह था कि जी हाँ, बेहतरी आ सकती है, लेकिन 54% लोगों का मानना यह है कि टेक्नोक्रेट सेटअप अगर आता है तो कोई बेहतरी नहीं आएगी। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तहरीक इंसाफ और स्पीकर कौमी असम्बली के दरमियान इस्तीफों के मामले पर डेडलॉक बरकरार है। तहरीक इंसाफ के वक्त ने आज स्पीकर से वक्त मिलने के बावजूद मुलाकात नहीं की। तहरीक इंसाफ की जानिब से इसरार ये किया जा रहा है कि इसके अरकान के इस्तीफे इज्तिमाई तौर पर मंजूर किए जाएं, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ इससे इनकारी हैं और उनका मौक़िफ़ ये है कि इस्तीफा एक रुकन असम्बली का मंजूर होगा। अब सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ के इसरार और स्पीकर कौमी असम्बली के इनकार का आखिर अंजाम क्या होगा? मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आपकी जानिब आऊँगी। गालिबन बल्कि यकीनन ये वही स्पीकर हैं जिन्होंने 11 इस्तीफे मंजूर किए थे बगैर किसी प्रोसेस के, फिर अब इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर क्यों नहीं कर रहे? अब क्या मुश्किल और परेशानियां?
वो 11 भी अलग अलग मंजूर हुए थे, कोई एक ऑर्डर तो नहीं था। और उनमें देखें कुछ लोगों ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि हमने इस्तीफ़ा दे दिया है, इसलिए उनका इस्तीफ़ा मंजूर हुआ और वेरिफिकेशन के एक प्रोसेस में। बाकी मुजम्मिल साहब कता कलामी की माफ़ी, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक वो तमाम 11 इस्तीफे जो हैं वो एक साथ मंजूर किए गए थे। एक ऑर्डर नहीं होगा, 11 अलग अलग ऑर्डर हो सकते हैं इस्तीफ़ा मंजूर करने के। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक ऑर्डर में आप नहीं कह सकते, आपने हर एक की इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन की होगी कि ये वेरीफाई हो गया है, ये नहीं वेरीफाई हुआ। एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस है जो स्पीकर ने करना है। आपको स्पीकर को डाउट करने का पूरा हक है और मुझे ना डाउट करने का पूरा हक है। आपके ख्याल में वो रोंदी मार रहे होंगे, मेरे ख्याल में शायद नहीं मार रहे होंगे, अपनी अपनी राय है। तो आप मुझे मेरी राय देने दें। मेरी राय ये है कि पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम में ये कितना भी बुरा बदबूदार है, जो लोग इससे मुत्तफिक नहीं हैं, जब तक ये नहीं तब्दील होता तब तक ये मौजूद है। और इसमें कहीं इज्तिमाई इस्तीफ़ों का कोई जिक्र नहीं है। तहरीक इंसाफ को कोई ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए, असम्बली के इजलास में जाना चाहिए। एक एक रुकन बारी बारी खड़ा होकर कहे जी मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। मैं फवाद चौधरी अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ा देता हूँ, मैं शाह महमूद कुरैशी अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ा देता हूँ, मैं परवेज़ खट्टक अपनी नशिस्त, क्योंकि हलफ भी तो अलग अलग उठाया है ना जी। मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, अलग अलग रोल रजिस्टर में जाके साइन किया है, अलग अलग सीटें जीती हैं। तो इसलिए ये बहुत आसान है। उन्हें कोई इतना 2014 में भी पीटीआई ये ड्रामा कर चुकी है और तब भी वापसी हुई थी, अब भी वापसी के पर तोले जा रहे हैं कि हमें ये कर दें तो हम वापस आ जाते हैं, तो वो कर दें तो वापस आ जाते हैं। बात ये है कि अगर आपने इस्तीफे देनी है, असेंबली के स्पीकर से टाइम लेने की जरूरत ही नहीं है। आप असेंबली के इजलास में जाएं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़े हो, इस्तीफा दे दें। हैंड रिटन इस्तीफा होना चाहिए, सेक्रेटरी असेंबली को दें और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उसका ऐलान कर दें। ठीक है। मुस्तफा नवाज खोखर ने अभी इस्तीफा दिया है जाके, ठीक है। इसी तरह चेयरमैन सेनेट को हैंड रिटन इस्तीफा दिया है, जावेद हाशमी ने यूं दिया था, और लोग देते हैं। इस्तीफा देने का तरीकाकार मौजूद है। बाकी अगर आपने इस्तीफों पर सियासत करनी है या हम उस पर कौम को ये तासुब यानी आपको ये लगता है कि तहरीक इंसाफ इस मामले पर सियासत कर रही है? सियासत चल रही है। साहब आपका पॉइंट आ गया। 2014 में भी देखी है और आज भी देख रही है। ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इस पर सियासत कर रही है, आपको लगता है कि इस मामले पर सियासत हो रही है? और अगर हो रही है तो फिर कौन कर रहा है, पीडीएम या फिर तहरीक इंसाफ? देखें, एक तो बात यह कि एटलीस्ट आई एम एनालिस्ट, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। आई एम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। आई विल क्रिटिसाइज पीडीएम आल्सो, आई विल क्रिटिसाइज पीटीआई व्हेनेवर इट इज नीडेड। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो आपने बात की 11 लोगों का वजीफा जो आपने किया, सिर्फ इसलिए उनको एक्सेप्ट हुए इलेक्शन में कि वहाँ से पीडीएम बहुत कम मार्जिन से हारी थी, उनका चांस है कि दे विल गेट द सीट्स, वो नहीं ले सके। उसके बाद अभी ये जो बात कर रहे हैं, अभी भी वो स्पीकर कह रहे हैं इंडिविजुअल मेरे ऑफिस में आएंगे, मैं उनसे बात करूंगा ताकि इसको 2-3 महीने और लग जाएं। जाहिर है कि मैक्सिमम 5-6 लोगों को रोज मिलेंगे, तो अगर 127 लोग हैं तो यू कैन वेल इमेजिन हाउ मेनी डेज इट विल टेक। सेकंड, या तो कहें कि जैसे इज्तिमाई आ रहे हैं, एवरीबॉडी स्पीक आउट एंड दे से इट शुड, वो भी उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। यही बात हम करते हैं कि ये हमारी जमहूरियत है, ये अवाम के नुमाइंदे हैं, ये आपके स्पीकर हैं, ये आपके ऑपोजिशन लीडर हैं। दिस इज व्हाट वी से व्हेन वी से कि देन वी नीड टू चेंज द सिस्टम, या किसी और सिस्टम को ट्राई करें, वो इसलिए है। इसलिए यहाँ पर अगर स्पीकर नेशनल असेंबली सिंसियर हैं, एक से सारे इकट्ठे असेंबली में आए और आके यक जुबान कहें कि हम ये 127 लोग आज रिजाइन कर रहे हैं एंड वी रिक्वेस्ट स्पीकर टू एक्सेप्ट रेजिग्नेशन, वो ये भी नहीं मानेंगे। दे वांट, अभी वो मिलते भी नहीं हैं उन लोगों से। बात ये कि हम क्या मौकरी बना रहे हैं, दैट इज व्हाट वी से इट नीड टू बी, इसको ठीक करें सिस्टम को। सही, ठीक है। नाज़रीन, बाकी की राय भी शामिल करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ के इज्तिमाई इस्तीफों के इसरार के हवाले से कि क्या इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर होंगे या नहीं। एनबीसी, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ वाकई में ये चाहती है कि उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएं?
मेरे ख्याल को आज चले जाना चाहिए था। जब स्पीकर ने कॉल की थी तब सब ज़ाहिर इस्लामाबाद में थे और मीटिंग में थे। चीफ विप ने कहा नहीं हम कल आए, अब कल मुमकिन स्पीकर ना हो सकता है उसके अपनी मसरूफियात हों, कल वो गड़ी खुदा बख्श में थे। तो मेरा ख्याल है चले जाना चाहिए था और अब ये तय कर लेना चाहिए था कि तरीक़ाकार क्या होगा। स्पीकर ने तरीक़ाकार के लिए बुलाया था, तरीक़ाकार वही है जो है सादिक का है, उससे बदला नहीं जाएगा कि आए बारी बारी आए बताएं मुझे आप और इस्तीफ़ा ले लें या हाउस में खड़े हुए कह दें। कोई और नया तरीक़ाकार नहीं है इस पार्लियामेंट का। अगली पार्लियामेंट आके कुछ और चेंज कर दे, आइन में तब्दीली ले आए, कोई और निज़ाम ले आए, वो अलग बात है। लेकिन इनको चाहिए कि शायद लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता कि उनकी अपनी सफ़ों में इख्तलाफ है और वहाँ पर लोग इकट्ठे जाना नहीं चाह रहे हैं और ये इकट्ठे लेके जाना चाह रहे हैं। सही। अमीर अब्बास, इन हालात में अगर जल्दी इंतखाबात ले भी लेती है पीटीआई तो क्या करेंगे पीटीआई वाले? देखिए मुझे तो यहाँ पे यानी ये जो इस्तीफ़ों वाला मामला है शाइस्ता, मुझे तो यहाँ पीटीआई गलत नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत तो नज़र आ रहा है ना कि वो इस्तीफ़े मंजूर नहीं करना चाहती। क्योंकि वो मंजूर नहीं करना चाहती इसलिए वो स्पीकर के ज़रिए से मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करेगी। इकट्ठे क्यों आ रहे हैं, इकट्ठे आएंगे तो कहेगी अलहदा क्यों आ रहे हैं, अलहदा आएगा तो इकट्ठे आएँ। सवाल तो पीटीआई से होना चाहिए कि भाई आपने पिछले 9 महीनों से कहा हुआ है कि हम इस्तीफ़े देना चाहते हैं, फिर आपने अभी 26 नवंबर को कहा कि हम इस्तीफ़े देना चाहते हैं, तो आपको इस्तीफ़े देने चाहिए ना। जो इस्तीफ़े देने का तरीकाकार है, जिस तरह भी स्पीकर मुतमईन हो रहा है आप जाके इस्तीफ़े दे दें। आप क्यों शर्त रखते हैं कि भाई नहीं इस तरह इस्तीफ़े लोगे तो हम इस्तीफ़े देंगे? देने आपने हैं, आप क्या क्यों शर्त रख रहे हैं भाई? आप कहें यार जिस हमारे इस्तीफ़े लो, जिस तरह भी लेने हमारे इस्तीफ़े पकड़ो। ये तो ड्रामा किया जा रहा है, कौम के साथ मजाक बनाया जा रहा है, अपना भी मजाक उड़ा रहे हैं, कौम का भी मजाक उड़ा रहे हैं, निज़ाम का भी मजाक उड़ा रहे हैं और मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं। ये समझते हैं अगर तहरीक इंसाफ वाले कि हम ये अदम इस्तेहकाम पैदा करके इस पीडीएम को नाकाम करेंगे, वो तो नाकाम हो रहे हैं। अगर आप मुंतखब हो जाएंगे तो क्या ये नाकामी का बैगेज आपके ऊपर नहीं जाएगा? जब आप मुंतखब होकर आएंगे फिर आप कौम को क्या जवाब देंगे? फिर आप ये सुनाते रहेंगे 5 साल तक के शहबाज शरीफ ये कर गया था, फलाना ये कर गया था, फिर आपकी हुकूमत भी तो डगमगाती रहेगी ना। लिहाजा उतना अदम इस्तेहकाम पैदा करें जो अदम इस्तेहकाम कल को आप भी उठा सके जिसका बोझ। इतना अदम इस्तेहकाम ना पैदा करें कि शहबाज शरीफ तो डूबेगा ही डूबेगा, आपको भी वो डुबो जाएगा अगले 5 साल के लिए, फिर आप भी 2 साल यही सुनाते रहेंगे कि शहबाज शरीफ सत्यानाश कर गया था। सो ये टोटली एक नॉनसेंस किस्म की पॉलिसी है। आपने इस्तीफे देने, आप इकट्ठे चले जाएं असेंबली में, जब असेंबली का इजलास हो, अभी था ना असेंबली का इजलास पहले, आप चले जाते हैं उसमें, खड़े हो जाते सारे जाके फ्लोर के ऊपर, जैसे पहले 11 लोगों ने खड़े होकर ऐलान कर दिया था, आप खड़े हो जाते, जो असेंबली में के फ्लोर पे खड़े होकर इस्तीफा दे दे उसको फिर अलहदा से नहीं पेश होना पड़ता, वो इस्तीफा मंजूर हो जाता है। ठीक है, यानी आपके ख्याल में इस मामले पर तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है वो दुरुस्त पॉइंट आ गया। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।